Okay, so let's continue. Before we do, जो फर्स्ट पेज है ना बुक का अपना, पेज नंबर ए, उसमें स्टार्टिंग में जो फोन नंबर्स है, तो डाउट्स के लिए जो नंबर है 8697090297 और कोई और इश्यूज के लिए नंबर है 9836322208। ठीक है आपको? तो वो नंबर्स को यूज करना है। कोई भी एकेडमिक डाउट से, जैसे आज जो क्लास में किए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इन दैट केस एक मेल दिया हुआ है doubts@ssci.co.in, वहाँ मेल कर सकते हैं, और या फिर 8697090297 पे SMS कर सकते हैं। ठीक है? इस पे व्हाट्सएप भी चालू था, बट द प्रॉब्लम इज दैट इवन जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, दे आर आस्किंग डाउट्स, तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता हूँ, तो देयरफॉर आई नीड टेक्स्ट मैसेज ओनली। ठीक है? उसके बाद मैं या तो टेक्स्ट मैसेज पे रिप्लाई कर दूंगा, या मेरे को लगा डाउट्स ऐसा है कि कॉल करना पड़ेगा, तो आई विल कॉल बैक एंड टॉक टू यू। ठीक है ना? सो दिस इज हाउ यू क्लैरिफाई योर डाउट्स। और या फिर आप मेल पे छोड़ सकते हैं doubts@ssci.co.in। ठीक है ना? जब भी कोई डाउट वगैरह भेजे तो अपना नाम और कौन से सेंटर के मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कैलकाटा के बाहर के स्टूडेंट भी करें ना, वो वहाँ मेंशन कर दें नेम एंड कैलकाटा। सो ओके, सो दैट वी जस्ट हैव अ वेरिफिकेशन दैट्स आवर स्टूडेंट इज आस्किंग द डाउट। ठीक है? और कोई क्लास से रिलेटेड इश्यू है तो इन दैट केस वो दूसरा वाला नंबर है, उस पर आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना? आज क्लास अपनी 15 मिनट लेट से स्टार्ट हुई थी, 7:15 बिकॉज ऑफ द फर्स्ट डे, बट अदरवाइज वी मेंटेन एकदम परफेक्ट पंक्चुअलिटी। 7 o'clock अपने स्टार्ट कर देते हैं क्लास को, और करीब 8:45 बजे वी गिव अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट, एंड देन वंस अगेन स्टार्ट करके करीब 10:15 बजे क्लास एंड होती है। ठीक है? दिस इज द यूजुअल स्टफ। थोड़ा कोई सम चल रहा है तो 10:15 के बजे 10:20 हो गया, वो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज दिस डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड। ठीक है ना? ओके, चलो। सो क्लास के ब्रेक के पहले अपने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एसेट का लिखे थे, उसके ऊपर अब एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल है, कंसिडर a bond. Consider a bond with the following features. Consider a bond with the following features. तो bond as in debenture, ठीक है ना? With the following features. Next line, उसका face value 1000, कूपन रेट मतलब वो हर साल क्या पे करेगा फेस वैल्यू पे। कूपन रेट इज 12%, पेएबल एनुअली, यानी 120 रुपये का हिसाब हो गया। अगर पेएबल सेमी एनुअली होता तो 60 एवरी 6 मंथ। मैच्योरिटी 5 years। रिडेम्पशन वैल्यू पार, मतलब 1000 पे रिडीम होगा। ओके, 1000 जो फेस वैल्यू था उसी पे रिडीम होगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डैश 14%। इन्वेस्टर को 14% चाहिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट प्राइस डैश 962, 962 रुपये इसका दाम चल रहा है बाजार में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में दिस बॉन्ड इज राइट नाउ ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट ना। 1000 रुपया फेस वैल्यू है, दाम चल रहा है 962, बट 962 1000 से कम है, इसलिए बाई करेंगे, कोई रीजन नहीं है। वी हैव टू कंपेयर प्राइस विथ फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अपने को पता लगाना है, 962 को भूल जाओ। अगर 14% कमाना है तो तुमको इस बॉन्ड का आज क्या पैसा देना चाहिए। इफ यू वांट टू अर्न 14%, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द बॉन्ड टुडे, IV0। ठीक है? ओके, तो इन दैट केस बॉन्ड से क्या पैसा आने वाला है
बॉन्ड से क्या पैसा आने वाला है? 120 120 120 5 बार, सही है? 120 120 120 5 बार, सही है? दिख रहा है सबको? इज इट एन एन्युटी? क्या 120 120 एन्युटी है? यस, 120 120 तो बराबर है। और उसके अलावा लास्ट में अलग से क्या आने वाला है? 1000। आई होप यू आर क्लियर। फर्स्ट ईयर 120 आएगा, सेकेंड ईयर 120, थर्ड ईयर 120, फोर्थ ईयर 120, फिफ्थ ईयर आएगा 120 प्लस 1000, 120 प्लस 1000। तो फिफ्थ वाला 120 को भी एन्युटी में शामिल कर देते हैं। तो 5 तो एन्युटी है और अलग से 1000। तो जो 5 तो एन्युटी 120 का, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर से कि एन्युटी फैक्टर से? एन्युटी फैक्टर 14% का। और जो 1000 आने वाला है वो तो सिंगल अमाउंट है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। देयर आर 2 रेट्स इन द सम, वन इज 12%, द अदर इज 14%। ठीक है, तो देयर शुडंट बी ए कंफ्यूजन कि सर वो डिस्काउंटिंग फैक्टर किस रेट से निकालना है। जो कूपन रेट है उससे कैश फ्लो निकलेगा। क्या निकलेगा? कैश फ्लो। 12% ऑफ 1000, 120 120। जो पुलिंग का रेट है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं, ज्यादा कमती से मतलब नहीं है। हो सकता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 11% होता, ठीक है ना? तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से पुल करना है। कूपन रेट तो केवल कैश फ्लो निकालने के लिए कि किसको पुल करना है। ठीक है, लिखो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में नंबर लाइन ड्रॉ कर दो। 0 1 2 3 4 5। एक सौ बीस 120 120 120 120 प्लस 1000, ये सब जो आने वाला है इनका अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, यानी इनको पुल करना है, इनको डिस्काउंट करना है। ठीक है, ये जो आएगा दिस इज IV0। ठीक है, इस तरह का नंबर लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम, इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ दिस। कौन से रेट से पुल करना है? सुनाई नहीं दिया? 14% से, 14% से पुल करना है। ठीक है ना? ओके, तो द graphical picture is clear. Now let's execute it. IV0 equal to 120 into PVAF bracket 14% कॉमा 5 बार। तो ध्यान रहे लास्ट वाला 120 के अंदर आ गए, तो लास्ट में अलग से 1000 लेंगे या 1120 लेंगे? 1000, बिकॉज 120 लास्ट वाला तो इसके अंदर आ गया ना, प्लस 1000 into PVIF bracket 14% कॉमा 5 इक्वल टू 120 into, अपने को एन्युटी फैक्टर चाहिए GT वाला 4 डेसिबल प्लेस में, यानी आप कर रहे हो 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 5 बार और फिर GT। क्या बोलो? 3.4331, 3.4331, यानी एक एक रुपया अगर 5 बार है उसका प्रेजेंट वैल्यू इतना, प्लस विदाउट GT किए हुए पांचवा क्या आया था? 1000 इंटू 0.5194, 1000 इंटू 0.5194। फर्स्ट टर्म 2 डेसिमल प्लेस में, फर्स्ट टर्म 2 डेसिमल प्लेस पे 120 इंटू 3.4331। यस प्लीज, 411.97 प्लस 519.4, 519.4 इक्वल टू आंसर प्लीज 931. हाँ 37, 931.37। सो 931.37 इस बॉन्ड का प्राइस होना चाहिए। ठीक है, डिपेंड करता है कौन कितना अग्रेसिवली पढ़ते हैं। अग्रेसिव पढ़ने का मतलब होता है नंबर्स का इंटरप्रिटेशन, कि हर चीज को तुमको बोलना आना चाहिए मन में, इसका मतलब क्या है। अगर 931.37 आज दिए, ठीक है, जो लोग साथ में मेरे कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा एक चेन वाइज कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, ठीक है,
वो कैलकुलेशन वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, बट होता है ना पूरा समझ गए, वो समझने का फीलिंग के लिए। तो जो लोग कैल्सी में साथ में करेंगे, आई रिक्वायर देयर हेल्प। स्टार्ट करते हैं। 931.37 मैं कहीं पे लगा रहा हूं आज, मेरे को 14% रिटर्न चाहिए, याद है? तो एक साल बाद चाहिए 931.37 इंटू 1.14 करो, इंटू 1.14 कितना? 1061 करीब चाहिए। जो लोग साथ में कर रहे हैं 1061 एक साल बाद चाहिए था। 1061 में से मिला 120, मिला 120 मिला ना, माइनस 120 करो, माइनस 120 क्या आया? 941 अटका हुआ है, 941 अटका हुआ है। अब उस पर नेक्स्ट ईयर वापस 14% चाहिए, इंटू 1.14, इंटू 1.14 किया, क्या आया? 1073 1073 में फिर से 120 मिल गया, माइनस 120 जो भी आया वापस से इंटू 1.14, 1087 वापस से माइनस 120 जो आया वापस से इंटू 1.14, 10 समथिंग माइनस 120। स्टॉप। ये पहुंचे फोर्थ ईयर के एंड में। कहां पहुंचे? फोर्थ ईयर के एंड में। सही, इतना अटका हुआ है। अब फिफ्थ ईयर तो लास्ट ईयर है और वहां 1120 मिल रहा है। तो इस बार जब कैल्सी में इंटू 1.14 करोगे तो 1120 आना चाहिए। करो, इंटू 1.14 इक्वल टू व्हाट? 1120। इधर से लाइक ओपन करके समझना, ठीक है, कि जो हो रहा है कोई फॉर्मूला नहीं चल रहा है, ठीक है, पूरा हिसाब को खोल के समझ सकता है कि 931 अगर देंगे 14% से क्या चाहिए था, मेरे को मिला 120, बाकी अटका 14% चाहिए, मिला 120 करके पूरा हिसाब दिखा दिया कि 14% कमा रहे हैं ना। समझ गए? नॉट डेट हर सम में आपको ऐसे सोचना चाहिए, बट शुरू में जब बेस बन रहा है तो स्लो करके पूरा ओपन कर दे फिगर्स को तो बहुत बढ़िया। अब वो डिपेंड करता है आपके अग्रेसिवनेस पे कि आप किस तरह से पढ़ते हो, ठीक है। तो 931 मेरा आज देना मतलब मैं 14% कमाऊंगा, ठीक है। पर बॉन्ड का प्राइस क्या था? 962। तो 962 पे अगर बाई करेंगे तब तो 14% नहीं कमा पाएंगे, बिकॉज 931 पे 14 कमाएंगे ना। 962 तो ओवर प्राइस्ड है, यानी बॉन्ड को बाई करना चाहिए, सेल। सेल लिख दो। मैं शायद क्वेश्चन लिखाना भूल गया था क्या? डेटा के बाद मैंने क्वेश्चन लिखाया था क्या? केवल या 962 पे खत्म हो गया था क्या? हाँ, तो आई थिंक आई फॉरगॉट, वो एक लाइन क्वेश्चन का तो ऐड होगा वहां पे, जहां डेटा खत्म हुआ था 962, वहां पे मैं क्वेश्चन लिखाना भूल गया था। कैलकुलेट IV0, वहां पे कैलकुलेट IV0 एंड गिव योर एडवाइस, एंड गिव योर एडवाइस, यानी बॉन्ड का दाम क्या होना चाहिए पता लगाइए और बताइए क्या करना चाहिए। तो आपने IV0 निकाल लिया, ठीक है, एंड गिव योर एडवाइस में लिख दो सिंस एक्चुअल प्राइस दैट इज P0, since actual price that is P0 greater than IV0, since actual price P0 greater than IV0, comma, the bond is overpriced, the bond is overpriced, महंगा है, overpriced, and investors should go short, and investors should go short, and investors should go short, ठीक है। तो ऐसा सम आता है तो उसका मार्किंग जो है, सपोज वो मार्किंग है 4+1 या 4+2, तो इसका 4 नंबर है जो निकाला, बहुत ही ईजी है, केवल एन्युटी फैक्टर करके, और 2 नंबर है आपने जो कमेंट किया लास्ट में, बिकॉज लैंग्वेज था कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एडवाइस, एडवाइस का मार्क्स है उसका मार्क्स है। तो कभी भी सम पढ़ते समय देख लें पूछा क्या है, उसका तोड़ के मार्क्स होगा ना, ठीक है ना। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में कंसिडर अ बॉन्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स, कंसिडर अ बॉन्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स, कंसिडर अ बॉन्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स, with the following features, डैश लिख रहे हैं और शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इस बार, फेस वैल्यू को FV, FV 1000, कूपन रेट 14%, पेएबल एनुअली, N 5 years, एक सेकेंड, अगर मैं रिडेम्पशन के बारे में कुछ नहीं लिखाता हूं
तो बाय डिफॉल्ट इट इज अज्यूम दैट रिडेम्पशन इज एट व्हाट, पार, बिकॉज आप मन से कैसे मान लोगे फिगर? तो रिडेम्पशन के बारे में लिखाना जरूरी नहीं है। अगर साइलेंट है सब, मतलब ऑब्वियसली लास्ट पे 1000 है। रिक्वायर्ड रिटर्न 12%, required return 12%, P0 1019, 1019 दाम है इसका, ठीक है। कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एडवाइस, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एडवाइस। प्लीज अपने आप सॉल्व कर लो, नंबर लाइन ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, बट अगर तुम ड्रॉ करना चाहो दैट्स ओके, अपने आप सॉल्व करना है। ठीक है ना, 140 इस बार आने वाले, 140 इंटू PVAF 12%, 5 प्लस 1000 इंटू PVIF 12%, 5। PVIF को या तो PVIF लिखते हैं या DF लिखते हैं, दोनों अलाउड है। आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं हो कि सर कौन सा रेट लिखना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कूपन रेट से टानते नहीं है, कूपन रेट से अमाउंट पता चलता है 140, और जो रिक्वायर्ड रेट है उससे पुल करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर? हाँ, 107.2.0, ठीक है। थोड़ा थोड़ा यहाँ डिफरेंस आता है सबका, जैसे 0.07 एग्जैक्टली नहीं आया होगा, बिकॉज कुछ लोग कैलकुलेशन करते समय जो एन्युटी फैक्टर आता है कैलसी पे, उसी को इंटू 140 लिख के लिखते हैं, और कुछ लोग उसको कॉपी करते हैं और फिर जो लिखा हुआ फिगर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ राउंडिंग ऑफ हो रहा है ना। एक है कैलसी में जो आया था पूरा लेके तुम मल्टीप्लाई कर दिया, और एक है जो आया था उसको तुम लिखा और जो लिखा उससे मल्टीप्लाई किया, उससे जरा सा डिफरेंस आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा आपका कंफर्ट लगे, समझ गए? देयर इज नो इश्यू एट ऑल, पर जरा जरा सा वो डिफरेंस आएगा। तो 1072.07 जो आंसर है। फिर आपने कमेंट कर दिया होगा शायद, कमेंट अपने आप कर दीजिए प्लीज, डोंट वेट फॉर मी, इसने नहीं किया है। वो जो एडवाइस देना है उसी टोन में एडवाइस हो जाएगा। इस बार तो सस्ता है ना, P0 लेस है IV0 से, तो अंडर प्राइस्ड है, तो इन्वेस्टर शुड गो लॉन्ग, उसको बाई करना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टर शुड गो लॉन्ग। तो DCF का अंडरस्टैंडिंग हो गया। ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल ऐसा एकदम भी नहीं बोल रहा है कि अपने बॉन्ड वैल्यूएशन कर लिए, नहीं, बॉन्ड वैल्यूएशन ऐसे चैप्टर है, ठीक है। अपने तो एप्लीकेशंस कर रहे हैं, तो उस कारण से प्रैक्टिस कर लिए। केवल कोई पर्सन जिसको डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं आता होगा निकालना, या एन्युटी फैक्टर में स्ट्रगल कर रहा होगा, ही में फेस अ प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज नॉट। तो मैंने बोला कि बता तो दिए अपने कैसे करना है, बट अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर मेरे से डील करना पड़ेगा इंडिविजुअली, ठीक है ना। तो ये अपने को एन्युटी फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर और DCF का मतलब इससे समझ में आ गया, ठीक है ना। दैट वुड बी सफिशिएंट राइट फ्रॉम नाउ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर व्हाट?
पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में एक दिक्कत का चीज है। दिक्कत का चीज मतलब विच इज अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर मेनी स्टूडेंट्स परपेचुअली, एंड वन कांट हेल्प बिकॉज पता नहीं वो साइकी में उस तरह नेचुरली बहुत जन के जाता ही नहीं है। वी ट्राई अ लॉट एवरी टाइम, आई एम ट्राइंग वंस अगेन। और प्लस प्रॉब्लम ये है कि टाइम वैल्यू मनी चैप्टर नहीं है, तो आई कैन नॉट ट्राई इट फॉर 3 आवर्स एट अ स्ट्रेच। ठीक है, वो क्या है सुन लो। ये कैश फ्लो है जो कि 9 मंथ्स के बाद खड़ा है 1000। क्वेश्चन सुन लेना, 1000 9 मंथ्स के बाद खड़ा है। अपने को उसका पीवी निकालना है। जो रेट है जिससे पीवी निकालना है दैट इज 18%। जो रेट जिससे पीवी निकालना है वो 18% है। अब मैं उसका पीवी निकाल के बोर्ड पे दे रहा हूं 3-4 आंसर्स। ठीक है, वो सारे आंसर्स कभी न कभी राइट अलाउड है, पर कब कौन सा राइट आंसर होगा वो आपको सोचना है। मैंने जो आंसर लिख रहा हूं ये नहीं उन चारों में से ये वाला राइट है, मैं बोल रहा हूं चारों सब राइट आंसर्स है, पर कब कौन सा राइट है वो सोचना है। इसके बेसिस पे डिस्कशन कर रहे हैं। लिसन, पहला आंसर है IV0 इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 1.18 टू द पावर 9/12। मेरे को 1000 को 9 महीना पीछे टालना था, तो मैंने किया 1000 डिवाइड बाय 1.18, 18% तो साल का रेट था, तो 1.18 रेज टू द पावर 9/12। ठीक है, दूसरा आंसर 1000 डिवाइड बाय 18% अगर साल का ब्याज है तो 9 महीने का ब्याज क्या हुआ? कैलसी प्लीज। 18% अगर साल का ब्याज है तो 9 महीने का ब्याज क्या आ रहा है? 13.5 लोग बोल रहे हैं, यानी कि 1.135। इस आंसर का लॉजिक 18% साल का ब्याज है तो 9 महीने का ब्याज हुआ 18 इंटू 9/12, 13.5, तो डिवाइड बाय 1.135। अब कुछ पावर थोड़ी करना है, कर तो दिया रेट को। तीसरा 1000 डिवाइड बाय 1.09 टू द पावर 9/6। चौथा 1000 डिवाइड बाय 1.045 क्यूब। पांचवा 1000 डिवाइड बाय 1.015 टू द पावर 9। तो मैंने 5 आंसर्स बोर्ड पे लिख दिए हैं। ये पांचों आंसर्स है। ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर रहा हूं जिससे अगर नीचे देखने में तकलीफ हो तो। ये 5 आंसर्स है। एक है 1000 डिवाइड बाय 1.18 पावर दिस थिंग, एक बार फ्रेश लिख दे। 1000 डिवाइड बाय 1.18 पावर क्या था? 9/12। और एक आंसर था 1000 डिवाइड बाय 1.135। और एक आंसर था 1000 डिवाइड बाय 1.09 टू द पावर 9/6। और एक आंसर था 1000 डिवाइड बाय 1.045 क्यूब। और एक आंसर है 1000 डिवाइड बाय 1.015 टू द पावर 9। All these answers can be correct, depends upon जो 18% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कंपाउंडेड कैसे है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस सब समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है उसमें इनिशियल प्रिंसिपल पे ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज ऐड होता है और फिर लगता है। सही है ना? पर वो जो ब्याज पे ब्याज लगता है वो कब लगता है? 6-6 महीने के ब्याज पे ब्याज, कि 3-3 महीने के ब्याज पे ब्याज, कि साल के ब्याज पे ब्याज। उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली वगैरह वगैरह। ठीक है, ये 5 आंसर बोर्ड पे दिख रहे हैं आपको। इनमें से एक आंसर आपको बताना है कौन सा। अगर सब में दिया हुआ है 18% इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इट इज पर एनम कंपाउंडेड, सुन लो, इट इज पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली।
ओके 18% अगर पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो गेस करना है पांचों में से कौन सा आंसर है। अगर 18% कंपाउंडेड सेमी एनुअली अपने बेसिक इंस्टिंक्ट को फॉलो करे, कंपाउंडेड सेमी एनुअली वर्ड को फील करे, एंड यू विल गेट द आंसर दैट इन पांचों में से कौन सा आंसर है। थर्ड वाला बिकॉज कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोलते ही फीलिंग में बाई 2 आना चाहिए। 18/2 क्या होता है 9, 18/2 क्या होता है 9, 1.09 दिखा आपको। पर सर 1.09 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1.09 तो 9 महीने का कि 6 महीने का, 6 महीने का। और 9 महीने में कितने सारे 6 महीने आते हैं, 9/6 1.5। 9 महीना इज हाउ मेनी 6 महीना 1.5 ना, ठीक है। तो 9/6 लिखा है मैंने बिकॉज 1.09 इज 6 मंथ का, तो पावर में नंबर ऑफ 6 मंथ, पावर में नंबर ऑफ 6 मंथ। अब गंदा है थोड़ा, 9 महीना इज 1.5 6 महीना, करेक्ट। कौन सा आंसर इज अलाउड इफ इंटरेस्ट रेट इज 18% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, लास्ट वाला। बिकॉज कंपाउंडेड मंथली सुनते ही 18/12, 18/12। आई एम तो जस्ट आस्किंग यू टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट। कंपाउंडेड मंथली सुनते ही 12 का फीलिंग कैसे नहीं आएगा। 18/12 1.5% क्या, 1.5% का फैक्टर, अरे 1.5% का फैक्टर 1.015। तो सर वो 1.015 तो मंथ का है, तो पावर में नंबर ऑफ मंथ्स 9। कौन सा आंसर है पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, फोर्थ वाला। बिकॉज कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलते ही डिवाइड बाय 4, 18/4 4.5%, 4.5% मतलब 1.045। पर 1.045 तो क्वार्टर का है, तो पावर में नंबर ऑफ क्वार्टर्स, पावर में नंबर ऑफ क्वार्टर्स। 9 मंथ में हाउ मेनी क्वार्टर्स 3। विच आंसर इज पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फर्स्ट वाला। कंपाउंडेड एनुअली सुनने से किसी का फीलिंग नहीं आना चाहिए डिवाइड बाय 2 बाय 3 बाय 4 कुछ नहीं अलाउड है। कंपाउंडेड एनुअली यानी 1.18 होगा, 1.18। पर सर 1.18 तो साल का है, तो पावर में नंबर ऑफ साल, नंबर ऑफ साल। 9 महीना इज हाउ मेनी साल, 9/12। 9 महीना इज हाउ मेनी साल, 9/12, 0.75। थोड़ा गंदा है बोलने में, but it is 0.75 years। एंड जो 13.5 है उसमें अपने कर दिए थे 18% इंटू 9/12, यानी इट इज कंपाउंडेड एवरी 9 मंथ्स, कंपाउंडेड एवरी 9 मंथ्स। समझ गए। तो झमेला है एग्जाम में। पहला बात है टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर है क्या, नहीं है, ठीक है। तो पर कहीं ना कहीं डेरिवेटिव फॉरेन एक्सचेंज वगैरह करते समय ये झमेला आएगा कि पैसा 3 महीने बाद खड़ा होगा या पैसा 7 महीने बाद खड़ा होगा और तुमको पुल करना पड़ेगा, और रेट साल का दिया है। अब वहां झमेला होगा क्या करे, बिकॉज रेट तो साल का दिया है, तो रेट को इंटू 7/12 कर दे, या रेट को 1.18 करे और पावर में 7/12 करे। तुम प्रॉब्लम समझ रहे क्या इश्यू है, ठीक है। इसका अलग से सम्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मेरे टीचिंग के एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूं, मैंने देखा है ये चीज अप्लाई करते करते बेटर समझ में आता है। जैसे अभी भी मैंने आई डिड नॉट स्टार्ट बाय टीचिंग यू कंपाउंडेड क्या होता है, मैं सोचा क्यों उस पे जाऊं, इंस्टेड आपको नंबर्स के जोर पे बताऊं, आपका इंस्टिंक्ट यूज होगा ना। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इंस्टिंक्ट। इफ यू वांट टू समराइज, इफ यू वांट मी टू समराइज कि सर ये लॉजिक क्या हो रहा था, सिंपल लॉजिक है। पर एनम कंपाउंडेड जिस तरह से दिया हुआ है, पर एनम कंपाउंडेड जिस तरह से दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दे। जैसे कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब डिवाइड बाय क्या करे 2, कंपाउंडेड क्वार्टरली डिवाइड बाय क्या करे 4, कंपाउंडेड मंथली डिवाइड बाय क्या करे 12। तो इट्स इजी ना, बिकॉज आपके इंस्टिंक्ट पे जा रहे हैं। और करके फैक्टर बनाएं, और फैक्टर बना के पावर क्या आएगा, पावर आएगा जो तुम पीरियड में पहुंच गया। जैसे तुम 3 महीने का निकाला तो पावर में आएगा नंबर ऑफ 3 महीना। जो तुम फैक्टर बनाया वो 6 महीने का, तो पावर में आएगा नंबर ऑफ 6 महीना। तुमने बनाया फैक्टर साल का, तो पावर में आएगा नंबर ऑफ ईयर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो रटने में ये जा नहीं सकता, दिस कैन नॉट गो इनटू द कैटेगरी ऑफ मगिंग अप, ठीक है। तो यू विल हैव टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट कि सर जो आप नंबर्स बोलते हैं ना, हम ठीक आंसर बता देते हैं, ठीक है। ट्राई करें कि आप बता पाते हो क्या। एक सेकेंड डिक्टेट कर दूंगा मैं, डिक्टेशन का चिंता नहीं लें। 1000 खड़ा है 1.5 साल बाद, 1000 खड़ा है 1.5 साल बाद, 18 मंथ्स बाद खड़ा है। 1000 यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर 18 मंथ्स। उसका पीवी निकालना है, पीवी। इंटरेस्ट रेट है 18% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली।
1000 डिवाइड बाय, वेट कर रहा हूं, आपको बताना है नीचे में क्या आएगा, 1.09 क्यूब. It is going to be easy only if you follow your instinct. Compounded semi-annually सुनने के बाद कौन ऐसा है जिसके मन में बाई टू नहीं आता है? अगर है ऐसा तो उसका मन खराब है, यही बोलना पड़ेगा ना. बिकॉज अगर वैसा होता ना, कंपाउंडेड मंथली बोलेंगे पर तो कुछ और सोचना है, तो स्ट्रेस का बात होता. स्ट्रेस का तो बात ही नहीं है, जो सुन रहे हैं ना, फर्स्ट फील आ रहा है वही एग्जीक्यूट करना है. कंपाउंडेड सेमी एनुअली 18/2 9%, तो 1.09. अब 1.09 लिख लिए. लिखने के बाद सोचे यार ये कितना पीरियड का है, ओ 6 महीने का है, तो पावर में नंबर ऑफ 6 महीना, 1.5 साल इज हाउ मेनी, 6 महीना 3. समझिए, कुछ लोग मेरे एक्सपीरियंस से बोलते हैं सब पावर समझ में नहीं आते. क्यों? आप जो लिखे हो ना 1 पॉइंट समथिंग, वो कितना पीरियड का लिखे हो, वो जितना पीरियड का लिखे हो पावर में उतना पीरियड्स. इज इट ओके? समझ गए? और लिमिटेशन समझना अपना, टाइम वैल्यू मनी इज नॉट देयर. तो इफ आई एम डिवोटिंग टू मच टाइम इनटू दिस, ठीक है, तो इट इज नॉट वर्थ. एक कोर्स होता है, सपोज एक्चुअली का कोर्स है, उसमें सिटी 1 का पेपर है, उसमें 85 क्लास लगता है टाइम वैल्यू मनी पढ़ाने में. 85 क्लास टाइम वैल्यू मनी का जो एसएफएम कोर्स में है, ठीक है. तो और कोई कोर्स है जहां पे 10 क्लास लगता है, कोई कोर्स में 3 क्लास लगता है, कोई में 1 क्लास में कराना पड़ेगा. तो वो तो एग्जामिनेशन स्पेसिफिक होगा ना, ये कैसे बताना है जिससे इन लोग के जो काम का है वो समझ में आ जाए. कंपाउंडेड कैसे करना है उसका इलाज. और मैंने देखा है ये बेस्ट समझ में आता है नंबर से, इसलिए मैं ज्यादा ज्ञान में गया ही नहीं. आई स्ट्रेट अवे वेंट इनटू नंबर से बताए और समझ में आए. क्लियर? ठीक है, लिखो प्लीज. पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 में फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग. पॉइंट नंबर 4, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग. फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग में सीधा एग्जाम्पल लिखते हैं. एग्जाम्पल, कंसिडर अ 9 month ZCB. ZCB का फुल फॉर्म जीरो कूपन बॉन्ड. कंसिडर अ 9 month जीरो कूपन बॉन्ड, 9 month zero coupon bond ZCB of face value 1000, of face value 1000, full stop. It is presently trading at, it is presently trading at, it is presently trading at 952, 952 रुपया चल रहा है. तो 952 रुपया आज देंगे तो 9 महीने बाद 1000 रुपया मिलेगा. ठीक है, फुल स्टॉप. इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज, if required rate of return is 15% per annum, 15% per annum, compounded monthly, prepared हो जाए, compounded monthly, comma, calculate IV0 and give your advice. Calculate IV0 and give your advice. Calculate IV0 and give your advice. ठीक है, मैं डिक्टेट करूंगा इस पे, प्लीज लिख के नहीं करें. जो भी कर रहे हैं कैल्सी में करें, बिकॉज आई विल डिक्टेट. जो भी करें कैल्सी में करें या रफ में करें, लिखे नहीं तो बेटर रहेगा, बिकॉज आई विल डिक्टेट. ध्यान रहे डायलॉग, जो भी 15/12 नहीं करा उसका मन खराब, बिकॉज कंपाउंडेड मंथली बोल दिया, उसके बाद आप बाई 12 नहीं कर रहे हो तो हाउ कैन आई हेल्प. 15 को 12 से डिवाइड करना है, ये ऑब्वियस है. डिवाइड करके जो आया उसका फैक्टर बनाना है. फैक्टर बना के वो फैक्टर नीचे आएगा, ओके, और उसके पावर में क्या जाएगा वो सोचना है. इतना हिंट काफी था. तो इन दैट केस IV0 equal to 1000 divide by 1 point, waiting for you, 0125, क्योंकि 15/12 is 1.25%.
अब इट वुड बी वेरी बैड अगर कोई नीचे 1.25 लिखा हो, तो नीचे में रेट आता है कि फैक्टर, फैक्टर आपको 1.25 फैक्टर जैसा लग रहा है, तो हम उसका लगने का क्या करें? 1.25 तो ब्याज है परसेंट, उसका फैक्टर क्या हुआ? 1.0125। ओके, 1.25% का फैक्टर 1.0125, और 1.0125 इज फॉर 1 मंथ, तो पावर में आएगा नंबर ऑफ मंथ्स, हाउ मेनी? 9। ठीक है, तो जो भी अगर बाई चांस अटकेगा तो यहां पे हिंट दे रहे अपने ये इससे रिलेटेड, 15/12 is equal to 1.25%, that is 1.0125 फैक्टर। यहां से है, जैसे ही सुना 15% कंपाउंडेड मंथली, उसको डिवाइड बाय 12 किया तो रेट आया 1.25%। अब उसका फैक्टर सोच लिया 1.0125। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज डन। क्या आंसर आया आप लोग का? क्या आंसर आया? 894.29, ये आंसर आया क्या? इसको करने के लिए वही आप लोग को डिस्काउंटिंग फैक्टर करना चाहिए। 1.25% का 9 बार डिस्काउंटिंग फैक्टर करो, 1 डिवाइड बाय 1.0125 इक्वल टू 9 बार, फिर इंटू 1000। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1.0125 इक्वल टू 9 बार, फिर जो आया इंटू 1000। यही आंसर है क्या? ठीक है, 894.29। देयर इज नो नीड कि कोई अटके यहां पे, कोई सोचे नहीं समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है ना, लाइफ इज नॉट ब्यूटिफुल इन द सेंस 8%, 10%, 12% ये रेट्स नहीं आएगा एग्जाम में, रेट्स अत्यंत गंदा गंदा आएगा। ठीक है, 0.4327% आएगा, 0.4327%, तो तुमको शर्म आएगा 1.004327 करने में। नहीं यार, इतना छोटा थोड़ी होता है यहां पे जो चैप्टर्स है। जापान में इंटरेस्ट रेट्स आर लेस देन 1%, साल का ब्याज लेस देन 1% है, वहां पे एक महीने का सम आएगा 1/12, तो पॉइंट कुछ परसेंट, फिर उसका फैक्टर 1.00 कुछ, तो तुमको सहना पड़ेगा गंदगी, समझ रहे? वो नहीं चलेगा कि हमको तो बढ़िया फिगर्स दे फिर कर देंगे। बढ़िया फिगर्स नहीं, घटिया फिगर्स है ना। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन पिकिंग अप दिस स्टफ इज दैट वो घटिया फिगर्स हो जाता है 1.25%, फिर उसका फैक्टर 1.0125। ठीक है, तो व्हेन वी डू अकाउंटेंसी वहां पे तो प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी आ जाता है तो जो फिगर्स आर राउंडेड ऑफ, तो यहां नहीं है। एंड दिस इज वन ऑफ द इश्यूज, यू हैव टू डील विथ वेरी वेरी बैड नंबर्स। ठीक है, तो 120% का फैक्टर, एक मिनट रिदम ला दें, 5% का फैक्टर 1.05, 7% का फैक्टर 1.07, 120% का फैक्टर 2.2। शर्म क्या? 120% का फैक्टर इज 2.2। यू अंडरस्टैंडिंग? वहां मन करेगा नहीं करने का, नहीं यार बैठ रहा नहीं है, क्या बैठ रहा नहीं है। ठीक है, ओके, 120% भी एग्जाम में आएगा क्या? एकदम आएगा। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में जहां पे 30-35% इन्फ्लेशन है, वहां पे ब्याज हो सकता है ऐसा? तो बिकॉज वो सब चैप्टर्स हटा दिए ना, कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो कैम्ब्रिज में नॉर्मल फिगर्स आता था, सारा एबनॉर्मल वाला चैप्टर्स है जहां गंदे फिगर्स आएंगे। तो एक रीजन आप क्यों थोड़ा सा फ्रिक्शन फेस कर रहे हो इज दैट गंदे फिगर्स 1.25%, तो 1.0125, समझ गए? 1+R इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना सम्स एसएफएम का हो नहीं सकता। ठीक है, तो और उसके बाद कैलकुलेशन। ठीक है, तो 894.29 आया, क्या है? 894.29। ठीक है, उसके बाद कमेंट कर दो, आपको आता है कमेंट करना, एडवाइस कर दो। सिंस P0 क्या था? P0 देख लो, P0 क्या था, सब में आपको दिख रहा होगा। तो P0 तो 951 कुछ था, तो दैट इज व्हाट? ग्रेटर देन IV0। सिंस P0 ग्रेटर देन IV0, बॉन्ड इज ओवरप्राइस्ड। ठीक है, सिंस P0 greater than IV0, bond is overpriced and investors should go short. Bond is overpriced and investors should go short. Investors should go short. ठीक है, सिंस मेरे को ये करना है कि देखो एक क्लास में एक यूनिफॉर्म स्पीड चलता है, ओके? किसी किसी को वो स्पीड कभी कभी स्लो लग सकता है कि यार मोनोटोनस हो रहा है, किसी को स्पीड हो सकता है थोड़ा फास्ट लग जाए, तो इसलिए
घर पे जब रिव्यू करते हैं तो अपना दिमाग चलता है, पर घर पे रिव्यू करने के लिए तो मैटर होना चाहिए ना कि हाँ इतना कराए कि इतना सारा चीज़ दिए कि अपने आप सोच पाए। तो अब ये चीज़ तो ये जो चीज़ है ये मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखाऊंगा ना अगर अलग अलग, तो हर बार ये लिखेंगे सिंस P0 ग्रेटर देन, ये एक दो बार लिखे सूट कर रहा है, अभी तुमको 10 बार ये करवाऊंगा, यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट दिस। तो अपने क्या करते हैं, अपने 3 कॉलम बना लेते हैं, डिस्कस करें। फर्स्ट कॉलम में लिखाएंगे फेस वैल्यू, कितना फेस वैल्यू। सेकेंड कॉलम नहीं रहने दो, तो फेस वैल्यू 1000 मान लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखाएंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सेकेंड कॉलम में रहेगा मेच्योरिटी, कब वो मिल रहा है पैसा, पैसा कब मिल रहा है। और थर्ड कॉलम में आप लोग को उसका पीवी निकालना है, समझ गए। तो ऐसे करने से अपने करीब 10-12 प्रैक्टिस कर पाएंगे ना, तो वो 10-12 प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो तुम घर पे छुपा के और सोच के अपना दिमाग लगा पाओगे, यार मेरे को समझ में आ रहा है क्या। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग क्यों कॉलम वाइज जा रहा हूं, बिकॉज मेरे को 10-12 बार प्रैक्टिस करवाने इसका। देखो पैरा चेंज एग्जाम्पल, कैलकुलेट IV0 of the following ZCBs, okay, apostrophe S, of the following 0 coupon bonds, each having face value of 1000, dash. So first column अपना required return, सेकेंड कॉलम अपना मेच्योरिटी, कब पैसा मिल रहा है, मेच्योरिटी ऑफ ZCB, और थर्ड कॉलम IV0, ठीक है ना। रिक्वायर्ड रिटर्न है 9% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलते ही मन में डिवाइड बाय 4 आ जाए, मन में तुम्हारे बाय 4 हो जाए, और मन में 4 होके डिवाइड जो आया उसका फैक्टर बन जाए। मन में कर लो वो चीज, 9/4 मन में तुम्हारे आ जाए, ठीक है, और उसका फैक्टर बन जाए। बन गया है फैक्टर, क्या बना है 1.0225, बिकॉज 9/4 इज 2.25%, 9/2 4.5 होता है, उसका आधा 2.25, और 2.25 का फैक्टर 1.0225। बी प्रिपेयर्ड, यानी इस समय जो भी होना है 1.0225 से होना है, ठीक है ना। और मैच्योरिटी जो है वो लिख दे 6 मंथ्स, मैच्योरिटी 6 मंथ्स है। तो लास्ट कॉलम में आंसर प्लीज, 1000 डिवाइड बाय 1.0225 टू द पावर क्या 2, बिकॉज 1.0225 एक क्वार्टर का है, तो पावर में आएगा नंबर ऑफ क्वार्टर्स, 6 महीना इज हाउ मेनी क्वार्टर्स 2। आंसर निकाले प्लीज। आंसर 956.447, ठीक है ना, अप्रॉक्स 956.47, ठीक है 956.47, ठीक है। सॉरी इफ आई एम साउंडिंग रेपिटेटिव, क्लियर कर दूं, किसी को क्लियर नहीं हुआ तो 9% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली सुनते ही बाई 4, तो 2.25% क्वार्टर का ब्याज, उसका फैक्टर 1.0225, उससे डिवाइड होगा और पावर में आएगा नंबर ऑफ क्वार्टर्स, ठीक है। क्या नंबर ऑफ क्वार्टर्स पावर में जो आएगा वो अत्यंत गंदा हो सकता है, हाँ वहां पहुंचे नहीं अपने, विच मीन्स अगर यहां 7 मंथ्स लिखा दूं ना, कोई बताएगा प्लीज 7 मंथ्स, तो पावर में क्या आएगा 7/3 आएगा ना, बिकॉज ये 3 मंथ्स का है, 1.0225 3 मंथ्स का है और 7 मंथ का है, तो पावर में आएगा 7/3। क्या आएगा, ये भी तो तुम जो 2 लिखा है वो 6/3 से ही लिखा है, 7/3, बट 7/3 का कैलकुलेशन में फंसेंगे ना, ठीक है। तो वो अपने करेंगे 2 मिनट बाद, एक बार पहले नॉर्मल तो सल्टा लें, ठीक है। नेक्स्ट, %15 पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली,
और पैसा आने वाला है 3 महीने बाद। नेक्स्ट कॉलम 3 मंथ। 15% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली सुनते ही आपके डिवाइड बाय 2 हो जाए, डिवाइड बाय 2 हो के आपके मन में फैक्टर बन जाए, फैक्टर बन के आप 1000 डिवाइड बाय फैक्टर कर दो और फिर पावर सोच लो। तो 1000 डिवाइड बाय 1.075, रॉन्ग होने का बात ही नहीं है। 15 बाई 2 7.5, 7.5 का फैक्टर 1.075, तो सर 1.075 इज 6 मंथ। व्हाट इज इट? 6 मंथ। पर अपने को चाहिए 3 मंथ, तो पावर में क्या आएगा? 3/6 है ना। पावर में 3/6 मतलब क्या? हाफ। पावर में 3/6 मतलब हाफ, हाफ मतलब स्क्वायर रूट। तो 1.075 का स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है। 1000 डिवाइड बाय आपको 1.075 का स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है। क्या आया बोलो? क्या बोले? 964.49 या 5 अप्रॉक्स, ठीक है ना। 964.49 आया है। 964.49 सही है। नेक्स्ट है 11% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी डैश से डिवाइड होगा। किससे? किसी से नहीं। और मनी है डिवाइड करने का तो 1 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो 11 ही रहेगा। तो आपने मन में फी नहीं कहा कि नीचे में 1.11 होने वाला है, नीचे में 1.11, और ये है सपोज 3.5 ईयर्स, 3.5 साल बाद 1000 रुपया मिलने वाला है। कब? 3.5 साल लिखा है, 3.5 ईयर्स लिखा है, 1000 मिलने वाला है। तो ये हो गया 1000 डिवाइड बाय 1.11 तो द पावर 3.5, 3.5 को लिख देता हूं 7/2, 3.5 7/2 ना, यानी इसका कैलकुलेशन तो इजीली हो जाएगा। आपको पावर 7 करके स्क्वायर रूट लेना है। आपको 1.11 का पावर 7 करना है और स्क्वायर रूट लेना है। बाई 2 इज स्क्वायर रूट ना। यस प्लीज डू इट। 1000 डिवाइड बाय 1.11 टू द पावर 7/2, तो पावर 7 करके स्क्वायर रूट लेना है। नॉट अ बिग कैलकुलेशन, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन का बात नहीं है। हाँ बोले प्लीज। 694 पॉइंट, ठीक है 02 करीब, 694.02, 694.02। तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। कैल्सी पे पकड़, आप कैल्सी पे कर पाते हो क्या? आप मेमोरी बटन यूज करते हो क्या? रिकॉल करते हो क्या? क्या करते हो? मतलब दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। यू विल हैव टू बी एबल टू डू दीज कैलकुलेशंस। ये सब कैलकुलेशन जो कर रहा है कोई बड़ा बात नहीं है, जो नहीं कर पा रहा है तो बहुत बड़ा बात है। और नहीं कर पा रहा है तो हबे ना, और कर पा रहा है तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बाकी लोग भी कर लेते हैं, ठीक है। यू आर इन लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें आप अपने यहां पे 3 एग्जाम्पल लिखे क्या? अभी 3 एग्जाम्पल में प्रैक्टिस हुआ, ठीक। और एक लिखते हैं 18% पर एनम कंपाउंडेड every 9 months, compounded every 9 months, compounded every 9 months का मतलब इंटू 9/12 होगा। कंपाउंडेड एवरी 9 मंथ्स का मतलब इंटू 9/12 होगा, ठीक है। तो और ये जो अमाउंट है, जो आने वाला है अपने पास अमाउंट, वो आने वाला है अपने पास सपोज 9 मंथ्स के बाद। लेट्स कीप इट सिंपल, 9 मंथ्स के बाद। तो सर 1000 डिवाइड बाय 1.135, और पावर में कुछ नहीं, पावर में 1, बिकॉज 1.135 9 महीने का है और मेरे को 9 महीने ही चाहिए, तो पावर में 1 to 9 महीना। 1000 डिवाइड बाय 1.135, व्हाट इज द आंसर? हाँ 881.06, 881.06 अप्रॉक्स,
ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम में आया हुआ है 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, और ये आने वाला है 6 महीने बाद। 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली आने वाला है 6 महीने बाद, 1000 को टानना है। प्लीज डू इट। कंपाउंडेड मंथली पे ध्यान दे। तो आंसर इज 1000 डिवाइड बाय 1.0075, ओके, टू द पावर व्हाट 6। दिस इज द आंसर। तो जो भी 0075 में और एक जीरो लिखने में शर्मा गया होगा, क्योंकि उसको लिखते समय 1.075 दिखने में अच्छा लगा होगा, तो वैसे जाए, ठीक है ना। 9% मतलब 9/12, 0.75%, एंड 0.75% इज 1.0075। या क्या आया 956.16 जो भी आया होगा 956.16, ठीक है। टेबल के बाद, टेबल खत्म हो गया, उसके बाद लिखिए क्रक्स, बिकॉज आपने स्ट्रेट अवे एग्जाम्पल चालू कर दिए थे, ठीक है। कोई तुरंत रिवाइज कर रहा है, तुरंत, जो कि करना भी चाहिए हर क्लास के बाद, तब तो उसको ध्यान रहेगा क्लास में क्या बोला गया होगा। पर कोई बहुत देरी से रिवाइज करेगा, से 1 महीना 2 महीना बाद, तब जाके उस समय ध्यान थोड़ी आता है सर कैसे कैसे बोले थे उस समय, ठीक है। तो क्रक्स लिखा रहे हैं। क्रक्स क्या हुआ अभी डिस्कशन का, जो भी रेट दिया हुआ है उसका कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है चेक कर लो। इफ इट इज कंपाउंडेड m टाइम्स अ ईयर, हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स अ ईयर, प्लीज डिवाइड बाय m, प्लीज डिवाइड बाय m, यू गेट i बाय m। अगर रेट था i, आपने m से डिवाइड किया तो क्या आया i बाय m। उसके बाद मेक अ फैक्टर ऑफ i बाय m, मेक अ फैक्टर ऑफ i बाय m, मतलब 1 प्लस i बाय m, बट i बाय m को ऑब्वियसली डेसिमल में लेके। यही तो क्रक्स हुआ कि सर आप रेट देखिए, रेट कंपाउंडेड कितना टाइम से ईयर है, जितना टाइम से ईयर है डिवाइड कर दीजिए, वो आ गया उसका फैक्टर, दैट्स इट, ठीक है। तो लिख दो, इफ द रेट इज i पर एनम, क्रक्स है, इफ द रेट इज i पर एनम, if the rate is i per annum compounded m times a year, if the rate is i per annum compounded m times a year, if the rate is i per annum compounded m times a year, m times a year, comma, you got to divide the rate by m, you got to divide the rate by m, you got to divide the rate by m, divide the rate by m, that is I by m, I by m, dash, now make a factor, dash, now make a factor, now make a factor, मतलब 1 plus I by m, now make a factor, that is 1 plus I by m, and play with the power, and play with the power, पावर के बारे में सोचिए, लिखाऊं कैसे, and play with the power, play with the power। तो देखा जाए तो क्रक्स में जो लैंग्वेज लिखा है वो अलजेब्रा हो गया, I M टेम थोड़ी समझ में आता है अपने को नंबर समझ में आते हैं, वो ज्यादा जरूरी था एज कंपेयर टू द क्रक्स, ठीक है। तो बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन फॉर यू विल बी, अगर जो सम्स किए हैं अपने ऊपर वो आप सोच पाओगे हाँ कैसे, ठीक है। तो उस केस में क्रक्स को काट देना, जरूरत नहीं है इस पे कंफ्यूज यू कि मेरे को समझ में आ रहा था वो सब, हमको इससे मतलब नहीं है, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, डर्टी पावर। पॉइंट नंबर 5, डर्टी पावर। ये सब करते हुए पावर में अगर 7/12, 5/3, ठीक है, 22/11, सॉरी 22/13, ये सब आ गया तो क्या करेंगे, ओके, डर्टी पावर। एग्जाम में अगर पावर ऐसा आ रहा है जो स्क्वायर रूट से नहीं हो पा रहा है,
अगर ये निकाल सकता है क्या तुम 1.17 टू द पावर 1/8, ये तो हो जाएगा बिकॉज 8 इज 2 का क्यूब, 8 इज 2 का क्यूब, तो एक्चुअली 3 बार स्क्वायर रूट। 1.17 का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट क्या आ रहा है देखो, 1.17 का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 1.0198, एकदम परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। हम लोग बात करें अगर पावर में रहा 1/7, अब नहीं हो पाएगा, 1/7 इज नॉट 2 का पावर में जा रहा नहीं है, उसको बोलते हैं डर्टी पावर, या फिर 3/7, ये सब डर्टी पावर है। तो डर्टी पावर एग्जाम में कोई सम्स में आता है, ठीक है, और ये चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला क्लास, यहीं पे तो ये सब गंदगी हटाएंगे ना जो बाद में अटकने वाले अपने, तो उसका जो तरीका होता है करने का वो ये होता है कि जैसे 17% जो है उसको करने का मन हो रहा है इंटू 3/7, 1.17 पावर 3/7 को करने का क्या मन हो रहा है 17 इंटू 3/7, समझे ना मेरा क्या करने का मन हो रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू इट। तो क्या हो रहा है यार 17% साल का है, इंटू 3/7 कर दे, क्या करो तो क्या आया 17% को इंटू 3/7 क्या आया, कितना परसेंट आया, हाँ 7.285, तो वैसे फैक्टर बन जाएगा 1.07285, समझो 17% साल का ब्याज था, हमको 3/7 ऑफ ए ईयर का निकालना था, 3/7 ऑफ ए ईयर, तो हम सोचे ऐसे करते 17 इंटू 3/7, वो किए, अब जो आया उसका फैक्टर, पर ये तो गलत है ना, ये तो गलत है बिकॉज अपने को तो दिख रहा है 17% इफेक्टिव रेट है 1.17, तो पावर में करना था और अपने ऐसे कर दिए। तो ये लोग क्या करते हैं मतलब कि 17 को बहुत ही छोटे में ले जाएं, 17% को एकदम छोटा कर दे, एकदम छोटा, और छोटा करके उसको इंटू 3/7 करके वापस से बढ़ा के आ जाए ऊपर, ठीक है। तो विच मीन्स कैल्सी में एक अजीब तरीका है करने का जो कि समझने का भी जरूरत नहीं है, पर सिंस मैं बोलने वाला हूं, मेरे को बोलते समय शर्म आ रहा है वो तरीका, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ विच जरा सा एक्सप्लेनेशन दिया ही क्या करते हैं, अब सुनना क्या करते हैं। 1.17 जो है ना उसका सुन लो पहले फिर करना, उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 12 बार, कितने बार 12 बार, 1.17 का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 12 बार, इससे आपने बहुत ही छोटे, बिकॉज आपने 2 पावर 12 जैसे 1/8 था तो 2 क्यूब किए थे ना, वैसे आपने स्क्वायर रूट 12 बार कर दिया, तो यू हैव एक्चुअली डन 1.17 टू द पावर क्या बोले 1/2 टू द पावर 12, समझ गए, बहुत छोटे में ले गए, ले जाके -1, ले जाके -1 करने से 1 हट गया, रेट आ गया। अब जो रेट आया उसको इंटू क्या था 3/7, तो मेरे को इंटू 3/7 था क्या, हाँ इंटू 3/7, तो इंटू 3/7 करने का मन था, पर मैं किया कब उसको छोटा बना के। अब मेरे को ध्यान आया वापस से चले बैक ट्रैक, तो बैक ट्रैक करें तो क्या करेंगे +1, क्या करेंगे +1, फिर से फैक्टर बन गया, अब फिर से फैक्टर बन गया, अब इंटू इक्वल टू ये 12 बार, ये इंटू इक्वल टू स्क्वायर रूट का रिवर्स है, स्क्वायर रूट का क्या है रिवर्स, इंटू इक्वल टू 12 बार, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी डू फॉर द पर्पस ऑफ डर्टी पावर टू प्रूव दैट इट इज राइट। What is 8 to the power 1/3? 2. How do you know? You know 8 to the power 1/3 2 है, आपको पता है ना 2 क्यूब 8 होता है, बट लेट द कैल्सी टेल ना 8 to the power 1/3, कैल्सी भी तो बताए, ज्यादा बुद्धिमान बनता है ना कैल्सी, ठीक है, तो करे उसको 8 का करो स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट 12 बार, 8 का स्क्वायर रूट 12 बार किए, ठीक है, जो आया उससे -1 इक्वल टू कुछ आ गया, अब जो आया उसको करना है इंटू 1/3 जो पावर है इंटू 1/3, यू गॉट समथिंग, करने के बाद +1 कर लिए, आने के बाद इंटू इक्वल टू 12 बार, तो लोग का 2.0000 कुछ आ जाएगा, आगे ठीक है। तो ये ऑड प्रोसेस है जिससे एग्जाम में डर्टी पावर टैकल करेंगे, मैं स्टेप्स लिखा दूंगा और अपने क्लास में बहुत बार वो यूज होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां होता है, द फर्स्ट क्लास सपोज एंड्स आफ्टर 10 मिनट्स, खत्म हो गया, उसके बाद आपको लगा यार वो डर्टी पावर वाला बात था सर ठीक से प्रैक्टिस नहीं कराए,
पहली बात तो है अपने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास की है। दूसरा पार्ट डर्टी पावर का सम थोड़ी आएगा। 1.17 पावर 3/7 बताइए कितना, 8 मार्क्स। अरे यार ये कहीं काम आने वाला है, छोटा सा एक बार अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में सीख लिए, आप एक बार कैल्शियम भी कर लिए, नो जस्ट वेट फॉर द चैप्टर्स ना, वो चैप्टर्स में अपने आप ही 50 बार क्लास में अपने साथ में करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो अपने आप रिदम में आ जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू इवैल्यूएट मी इन द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कि व्हाट आर वी डूइंग, छोटा सा चीज कर रहे हैं, बता रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आगे जब अप्लाई करेंगे तो अपने आप रिविजिट होगा, ठीक है। तो लिखिए प्लीज डर्टी पावर। डर्टी पावर में लिखे, लेट अस कैलकुलेट 1.15 टू द पावर 5/12, 1.15 टू द पावर 5/12। तो लिख दो स्टेप 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1.15 डैश 12 टाइम्स। ये जो 12 था पावर में और ये जो 12 है, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। पावर में कुछ भी होता हम लोग 12 टाइम्स करते, ओके। 5/7 होता तो भी 12 टाइम्स, ठीक है। इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, मेरे कोइंसिडेंस से मैंने इस एग्जांपल ले लिया। उसके बाद स्टेप 2, -1 लेस कर देंगे तो फैक्टर हट गया ना, 1 प्लस समथिंग चल रहा था, 1 हट गया, -1। स्टेप 3 इंटू क्या चाहिए था पावर में, 5/12, तो लिखा इंटू पावर, दैट इज इंटू 5/12 इंटू 5/12। स्टेप 4, अब वापस से फैक्टर बना दे, +1 करने से फिर से फैक्टर बन गया, +1 करने के बाद स्टेप 5 इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू डैश 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 12 टाइम्स, इंटू इक्वल टू डैश 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 12 टाइम्स। क्या आ रहा है आप लोग का, ट्राई करना। 1.15 का स्क्वायर रूट 12 बार, वो जो आ गया उससे -1 इक्वल टू तो मारना पड़ता है, मैं बीच में इक्वल टू का बटन नहीं बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियस है। -1 करने के बाद जो आया उसको इंटू 5/12 इंटू 5/12 करके जो आया उसको +1 और +1 करके जो आया इंटू इक्वल टू 12 बार। व्हाट इज द फिगर प्लीज, 1.0599%, 1.0599, ठीक है, सॉरी 1.0599 आया है। वैसे कॉमन सेंस लगाएं यहाँ पे 1 मिनट। अगर 15% साल का ब्याज है, 15% साल का ब्याज है, तो 5 महीने का ब्याज कैलसी पे क्या आता है, 15 × 5/12 करो। 15% अगर साल का ब्याज है तो 5 महीने का 15 × 5/12 क्या आया, 6.25। अगर 6.25 करेक्ट आंसर होता, 6.25, तो 6.25% अगर बैंक वाला 5 महीने में दे रहा है, तब तो कंपाउंड होके साल में 15 बनेगा कि 15 से ज्यादा, 15 से ज्यादा। सोचो, बैंक में 100 रुपया जमा किए, बैंक वाला 6.25 ब्याज दिया, तो 106.25 बन गया। अब नेक्स्ट 5 महीना में बैंक वाला 100 पे ब्याज दे कि 106.25, 106.25, पर ऐसे ब्याज पे ब्याज लेंगे तब तो 15 बनेगा कि 15 से ज्यादा, 15 से ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब पक्का सा अगर 15 साल का ब्याज है तो जो 5 महीने का ब्याज है वो 6.25 से कम है, 6.25 से कम है। तुम्हारा क्या है, 5.99, समझ रहे हो। 1.0599 में 1 तो वो है, 5.9 मतलब 6% ब्याज पे ब्याज करते करते क्या बन गया, 15। तुम्हारे हिसाब से 6.25 आ रहा है, ठीक है। दैट्स द इंट्यूशन इंस्टिंक्ट कि सर ठीक है तो है 6% है, पर वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट करके द इफेक्ट इज व्हाट, 15। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड इफ यू डू, ठीक है, कि व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली ओवर हियर, ठीक है। तो 15% 1.15 था, हम लोग को 5 महीने का ब्याज निकालना था, हमने 1.15 टू द पावर 5/12 किया। ये कब करते हैं, व्हेन 15% इज पर एनम कंपाउंडेड व्हाट, एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली में याद है, अब पावर में ले जाते हैं, ठीक है। खैर तरीका समझ में आ गया आप लोग को, जिन लोग का 1.0599 निकल गया, एप्लीकेशंस तो करते रहेंगे। डर्टी पावर इस तरह से निकलता है। स्टेप्स देख लिया, पहला स्टेप क्या है देखे बिना, स्क्वायर रूट 12 बार,
उसके बाद -1, उसके बाद इनटू पावर, जो ही पावर है, इनटू पावर के बाद +1, +1 के बाद इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। समझ गए? बहुत प्रैक्टिस होगा तो अपने आप ही वो बैठ जाएगा, बट कहीं कहीं पे अटकते हैं अपने इसके कारण, ठीक है ना। तो लास्ट का 2 चीज, खासकर लास्ट वाला चीज तो छोड़ो, डर्टी पावर कहीं कहीं आएगा, पर उसके पहले वाला चीज जो था ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, उसमें जब अपने आप को इवैल्यूएट करो कि मेरे को आता है क्या, तो इवैल्यूएट करने के लिए नंबर्स सोचना, क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग मत सोचना। तुम सोचना 1000 रुपया 6 महीने बाद है यार, और सब बोले थे रेट ऐसे दिया हुआ है, तो कैसे टानेंगे। यू थिंक नंबर्स, इफ द आंसर इज कमिंग यू नो इट, इफ द आंसर इज नॉट कमिंग इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। और 5-6 एग्जाम्पल अपने किए थे टेबल और टेबल के बाहर, तो उसके हेल्प से आपको सोचना पड़ेगा, सही है। और प्रैक्टिस अपने कर लेंगे, पर देखा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे कम थी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, तो चैप्टर्स के अंदर जाके ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, सही है। तो दिस इज वेयर वी आर एंडिंग टुडेज क्लास। और क्या बोलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैथ काम नहीं आ रहा है अभी, मैथ, बिकॉज मैथ तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है ना, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से मेरे को 2 या 3 या 4 क्लास लगेगा, मैं कोई टारगेट सेट नहीं करता हूं, पढ़ाते समय जितना लगता है उतना देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो ये जो लास्ट का 2 पॉइंट्स किए उसको लेके एग्जाम्पल दूंगा, अपने आप और क्लियर हो जाएगा कि आप देख के आए हो तो आपसे हो रहा है क्या, ठीक है ना। तो प्लीज लुक एट द लास्ट 2 पॉइंट्स एंड कम। क्लासेस एज यू नो आर एवरी डे मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो एंड रिपीट बैच, रिपीट सेशंस बाकी सेंटर्स पे कब चलते हैं उसका भी डिटेल आपके पास होगा, ठीक है, कि राम मंदिर सेंटर पे, हावड़ा सेंटर पे, काकुड़गाछी सेंटर पे कब चलता है, इनकेस मिस हो गया तो, ठीक है। तो गेट टू नो ऑफ ऑल दैट इन केस आपके ऐसे कुछ हो जाए तो।